Hello everyone. So today's our topic is from our unit first, chapter number 5th, anti-arrhythmic drugs. So anti-arrhythmic means anti means opposite action and arrhythmic means arrhythmia के, and arrhythmia is basically made for absent of rhythm. So arrhythmia means अगर हमारे हार्ट की रिदम जो नॉर्मल रिदम है वो अगर उसमें कोई डेविएशन होता है, कोई चेंजेस होता है, मे बी इट कैन बी इंक्रीज और मे बी इट कैन बी डिक्रीज, सो इट कंडीशन इज कॉल्ड एज अरिथमिया एंड द ड्रग्स which are used to treat arrhythmia is called as anti-arrhythmic drugs. So what is arrhythmia? According to the definition, arrhythmia is defined as the variation of heart from normal rhythm. So arrhythmia क्या है कि जो नॉर्मल रिदम है हार्ट की उससे अगर कोई वेरिएशन होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अरिथमिया बोलते हैं. डिस्टर्बेंस इन द रिदम. अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है रिदम में डिस्टर्बेंस हो सकता है, हार्ट रेट, impulse generation of conduction of electrical impulse is responsible for membrane depolarization. सो ये यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपके रिदम में डिस्टर्बेंस होगा या आपकी हार्ट रेट में कोई डिस्टर्बेंस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का उसमें आइदर इम्पल्स जनरेशन में या उसकी कंडक्शन में क्या होगा? वेरिएशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा. क्या कहना चाह रहा है? दोबारा समझते हैं कि अरिथमिया कॉज हुआ, अरिथमिया मीन्स डिस्टर्बेंस इन रिदम कॉज हुआ, उसकी वजह से क्या होगा? मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होगा क्योंकि हार्ट रेट चेंज हुई या जो कंडक्शन हो रहा था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का वो नहीं हो पा रहा है ठीक से. तो अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ठीक से जनरेशन नहीं हो पा रहा है या उनका कंडक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी. डीपोलराइज होने का मतलब क्या है कि उसमें जो आयन्स थे मेम्ब्रेन में जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसमें चेंजेस आएंगे एंड दीज चेंजेस कैन एस्कॉर्ट टू अल्टरेशन इन ओवरऑल कार्डियक फंक्शन दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. और इस चेंजेस की वजह से कार्डियक फंक्शन नींद जो है वो पूरी तरीके से अफेक्ट होगी और वो इस लेवल तक अफेक्टिव हो सकती है कि वो लाइफ के लिए भी हार्मफुल हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी उसकी वजह से कोज हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ अरिथमिया. मीन्स अरिथमिया कैसे कोज होता है, ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अरिथमिया की कंडीशंस हो सकती है. सो फर्स्ट वन जो है वो है डिस्टर्बेंस इन जनरेशन ऑफ इम्पल्स मे बी ड्यू टू फर्स्ट अबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी. ऑटोमेटिसिटी मीन्स होता है कि हार्ट की क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. हार्ट जो है उस पर नर्व्स का भी कंट्रोल होता है, उस पर हार्मोन्स का भी कंट्रोल होता है और उसकी खुद की भी टेंडेंसी होती है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की. जैसे आप सोच सकते हैं कि हम हार्ट को नहीं बोलते हैं कि आप हार्ट पंप हो या नहीं पंप हो, लेकिन वो खुद होता रहता है ना. तो ये क्या है? उसकी एक टेंडेंसी है ऑटोमेटिसिटी की. अगर वो अबनॉर्मल हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो जनरेशन ऑफ इम्पल्स है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है. और सेकंड क्या है? डिले ऑफ डीपोलराइजेशन. अगर डीपोलराइजेशन डिले हो जाता है, डीपोलराइजेशन यानी जो आयन एक्सचेंज हमारे हार्ट की मसल्स में हो रहा है अगर उसमें डिले हो जाता है तो उसकी वजह से भी जो जनरेशन ऑफ इम्पल्स है वो डिस्टर्ब होगा. नेक्स्ट इज डिस्टर्बेंस इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. पहला तो है जनरेशन ऑफ इम्पल्स कि किसकी वजह से इम्पल्स के जनरेशन होने में, इम्पल्स की पैदा होने में, इम्पल्स के स्टार्टअप होने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे अफेक्ट कर सकती हैं. और सेकंड है कि जो वो जनरेट तो हो रही हैं लेकिन वो कैसे कंडक्ट हो रही हैं. जैसे आपको पता है कि ऐसे नोड से
फिर एवी नोड पे जाएंगी और फिर उसके बाद बंडल ऑफ हीन्स और पुरकिंजे फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट में हमारी जो इम्पल्स होती हैं वो जनरेट होती हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं। तो उनका जो कंडक्शन है वो भी डिस्टर्बेंस की वजह से अरिथमिया कोज हो सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो डिस्टर्बेंस होगा? सो इसमें जो रीज़न है वो है बाई कोजिंग रिपीटेटिव एक्टिवेशन, या तो बार बार एक्टिवेशन हो हमारे हार्ट के जो इम्पल्स का, तो वो जब बार बार होगा ना तो एक बार एकदम प्रॉपर हाई अमाउंट में उस इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। सेकेंड, इम्पल्स में बी रीसर्कुलेट हार्ट, और हो सकता है कि वो जो जनरेट हुआ है वो वापस से वहीं के वहीं हार्ट में रिसर्कुलेट हो जाए, आगे ट्रांसमिट ना हो पाए। एंड नेक्स्ट इज ब्लॉक्स कंडक्शन, की जो कंडक्शन हो रहा है आगे वो ब्लॉक हो जाए, तो उसकी वजह से जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज आर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी है, उन्हें किन किन बिहाफ पे क्लासीफाई किया गया है। सो यहाँ ड्यूगन विलियम सिंह एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया है एंटी रिदमिक ड्रग्स का, जिसके अकॉर्डिंग 4 क्लासेस एंटी रिदमिक ड्रग्स की होती है। पहली है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। जो हमारी क्लास 1 की जो ड्रग्स हैं उसमें आती है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जो मेनली किस, क्योंकि हमारा जो सोडियम चैनल है, सोडियम आयंस हैं, वो किस, उसका सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट जो होता है, वो जो सबसे ज़्यादा एंटर करता है वो फेज़ 0 में करता है। तो वो मेनली बेसिकली ये किस पे अफेक्ट करेगा, हमारी 0 फेज़ पे अफेक्ट करेगा। और इसके अंदर जो क्लासेस आती हैं वो आती है 1A विच इज़ मॉडरेट, जिसमें जो ड्रग आती है वो है क्यूनिडीन एंड प्रोकेनामाइड। फिर है 1B विच इज़ वीक, और इसमें जो ड्रग आती है वो आती है लीडोकेन एंड फिनाइलटोइन। एंड देन 1C विच इज़ स्ट्रॉन्ग, और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है फ्यूकेनाइड एंड प्रोफेनॉन। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है फेनकेनाइड एंड प्रोपाफेनॉन। इसके बाद हमारी जो क्लास 2 की ड्रग्स आती है वो है बीटा ब्लॉकर्स, जो कि एज यू नो कि बीटा ब्लॉकर्स किस पे अफेक्ट करेंगे, हमारी फेज़ 4 पे अफेक्ट करेंगे। इसमें जो ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर्स में वो है प्रोपेनॉल एंड मेटाप्रोलॉल। फिर आती है हमारी क्लास 3 की ड्रग्स, इसमें आते हैं आपके पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि उस स्टेज को अफेक्ट करेंगे जिसमें पोटेशियम चैनल का जो आउटफ्लक्स है वो हाई होता है, विच इज़ फेज 3। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है अमिलोडारोन एंड सोटालॉल। नेक्स्ट इज आर क्लास 4, जिसमें आते हैं आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंड मेनली कैल्शियम चैनल का जो आउटफ्लक्स और इनफ्लक्स जो एक्सचेंज हो रहा था वो मेनली हमारे सेकेंड फेज में हो रहा था। सो ये किसको अफेक्ट करेंगी, हमारी फेज 2 को अफेक्ट करेंगी। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है वीराप्रामीन एंड डिल्टियाजाम। नेक्स्ट अब हम इन ड्रग्स को एक समराइज फॉर्म में, टेबल फॉर्म में देखेंगे कि क्लास 1 फर्स्ट की जो ड्रग्स हैं वो ब्लॉक्स करती हैं सोडियम चैनल को। इसमें आती है 1A, 1B एंड 1C। 1A में आएंगे क्यूनिडीन, डी आइसोप्रामाइड, लीडोकेन, मैक्सिलेटीन, प्रोकेनामाइड एंड प्रोपाफेनॉन। नेक्स्ट इज 1B, जिसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है लीडोकेन, फिनाइलटोइन एंड मैक्सिलेटीन। मैक्सिलेटीन जो है आपकी कॉमन ड्रग है 1A एंड 1B के अंदर। नेक्स्ट इज 1C, जिसमें जो ड्रग आती है वो है फ्लेकेनाइड। फिर आती है हमारी क्लास 2 जिसमें एज हमने पहले भी बताया उसमें आते हैं बीटा एड्रिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर्स। इसमें जो ड्रग्स हैं वो है एटेनॉल, एस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड प्रोपानोनॉल। नेक्स्ट है हमारी क्लास 3 जिसमें आते हैं हमारे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं एक्शन पोटेंशियल को और प्रोलॉन्ग करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड को। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है अमिलोडारोन, डोफिलिडाइड, सोटालॉल, ड्रोनेडारोन एंड आईबुलेटिन। नेक्स्ट इज क्लास 4, इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट, यानी ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं और किस पे वर्क करेंगी, फेज 2 पे वर्क करेंगी। और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है वीराप्रामिल एंड डिल्टियाजैम।
और अदर एंटी अरिथमिक ड्रग्स जो इन सारी क्लासेस से बिलोंग नहीं करती हैं बट फिर भी अरिथमिया के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती हैं, वो है एडिनोसिन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल यूज। तो हम अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था फर्स्ट वाला, वो इस चीज़ पे बेस्ड था कि कौन सी फेज पे एक्ट कर रही हैं और बेसिकली क्या कर रही हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही हैं या पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रही हैं या सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही हैं। तो जिस चैनल को वो ब्लॉक कर रही थी उसके बिहाफ पे हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसके क्लिनिकल यूज पे। सो ड्रग्स यूज फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज, इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो ड्रग्स होती हैं जो सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। सो व्हाट इज सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया, कि जब हमारे जो लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें अगर अरिथमिया होता है, मतलब वो प्रॉपरली अपना ब्लड को आगे पंप नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया बोलते हैं। इसमें जो ड्रग्स आती हैं, हमारा क्लिनिकल यूज़ के बेसिस पे हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें से जो पहली क्लास थी वो थी हमारी सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया। मीन्स जिसमें क्या होता है कि जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रहा होता है, यानी वो प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो इसमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो है एडिनोसिन, जो हमने अदर क्लासेस में देखी थी, वीराप्रामिल एंड दिल्तियाजैम, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। फिर सेकेंड क्लास है ड्रग्स यूज इन वेंट्रिकुलर अरिथमिया, जिसमें जो कम सीरियस कंडीशन है कंपैरेटिव टू सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया। इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो हैं लिग्नोकेन, मैक्सिलिटीन एंड ब्राइलिटम। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है ड्रग्स यूज्ड फॉर बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमिया। जो पहली और दूसरी दोनों क्लासेस में ड्रग्स यूज होंगी वो हैं, इसमें जो ड्रग्स आती है वो है अमिलोडारोन, बीटा ब्लॉकर्स की सारी ड्रग्स, डी आइसोप्रामाइड एंड प्रोकेमाइड। नेक्स्ट अब हम हर क्लास की इंडिविजुअल ड्रग को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारी जो पहली क्लास है वो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सो ये क्या करती हैं, बाइंड्स टू एंड ब्लॉक्स टू सोडियम चैनल, सोडियम चैनल्स पे जाके बाइंड हो जाएंगी और उन्हें ब्लॉक कर देंगी। तो जो ट्रांसमिट है सोडियम का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन हो जाएगा। एक्ट ऑन इनिशियल रैपिड डीपोलराइजेशन। सो जैसे कि हमने वहाँ ग्राफ पे देखा कि ये जो फेज 0 है उसमें रैपिड डीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम चैनल का, सोडियम जो आयन है उसका एक्सचेंज होता है, तो उस टाइम पे ये उसे ब्लॉक कर देती है और जिसकी वजह से ये रैपिड डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक्स एट हायर कंसंट्रेशन ब्लॉक नर्व कंडक्शन। अगर आप हायर कंसंट्रेशन में लोकल एनेस्थेटिक्स देंगे तो वो क्या करेंगे, नर्व कंडक्शन को ब्लॉक कर देंगे। नेक्स्ट इज, इसमें हमने 3 क्लासेस देखी थी, क्लास 1A, 1B एंड 1C। 1A की जो क्लास के जो ड्रग्स होती हैं वो स्लो फेज 0 डीपोलराइजेशन, वो क्या करती है, बेसिकली जो फेज 0 में डीपोलराइजेशन होता है उसे स्लो कर देती है, प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर देती है, उसको बड़ा कर देती है। एंड स्लो कंडक्शन, जो फास्ट कंडक्शन हो रहा था, अगर रैपिडली सोडियम का इनटेक होगा तो रैपिडली डीपोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से बहुत जल्दी से क्या होंगे, हमारी जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत फास्टली डीपोलराइज होगी और बहुत फास्ट उसमें आयन कंडक्शन आगे होगा और उसकी वजह से बहुत फास्ट क्या होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। तो ये क्या करती हैं, उस कंडक्शन को स्लो करती हैं, एक्शन पोटेंशियल का जो टाइम पीरियड है उसे प्रोलॉन्ग करती हैं। सो ये आपकी सोडियम ड्रग्स हैं। हमने जैसा देखा था कि जो फेज 1 है उसमें 30 mV तक इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस फेज 0 पर एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है उसका टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है क्यूनिडीन। सो क्यूनिडीन जो है वो डी आइसोमर ऑफ क्यूनिडीन इसके लिए यूज़ किया जाता है और ये ऑब्टेन होता है चिनकोना बार्क से। हिस्टोरिकली फर्स्ट एंटी अरिथमिक ड्रग्स कौन सी है? क्यूनिडीन। तो जो 1A है उसके अंदर हमने जो ड्रग देखी वो है क्यूनिडीन। क्यूनिडीन के बारे में हमने देखा कि क्यूनिडीन क्या होती है, चिनकोना बार्क से हमें ऑब्टेन होती है। क्यूनिडीन का डी आइसोमर यूज़ किया जाता है अरिथमिया के लिए, जबकि इसका जो एल आइसोमर है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है और ये फर्स्ट एंटी अरिथमिक ड्रग होती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, बेसिकली जैसे हमने देखा कि ये क्या करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। तो ये क्या करती है, ब्लॉक्स सोडियम चैनल। नेक्स्ट, डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी, कंडक्शन वेलोसिटी एंड प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन। तो ये क्या करती है, क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए उसकी वजह से ऑटोमेटिसिटी को डिक्रीज हो जाती है, कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और जो रीपोलराइजेशन होता है वो उसका टाइम पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाता है। डीपोलराइजेशन का कम हो जाएगा और रीपोलराइजेशन का ज़्यादा हो जाएगा। इसके जो अदर एक्शंस हैं वो हैं डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देती है, और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस, जो स्केलेटल मसल्स हैं उन पर एक्ट करेंगी तो उन्हें भी क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स की इसकी क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक्स हैं। तो पहला है वेल अब्जॉर्ब। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बेसिकली क्या देखते हैं, ADME देखते हैं कि वो उसका अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, उसका प्रोटीन बाइंडिंग कैसी है, कैसे मेटाबोलाइज होगा, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा अब्जॉर्प्शन, तो हमने कहा ये वेल अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो रही है। दूसरा हमने कहा कि 80% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन विच इज़ एल्बुमिन। जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स में मेनली जो एल्बुमिन है उसके साथ 80% तक ये बाउंड हो जाती हैं। और इसका जो मेटाबॉलिज्म है एक्सटेंसिव हिपैटिक ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, कि ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। इसका जो यूज़ है वो है पहला, टू मेंटेन साइनस रिदम इन द पेशेंट्स विथ आर्ट्रियल फ्लटर और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। तो जिन पेशेंट्स को आर्ट्रियल फ्लटर और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होती है उनमें साइनस रिदम को मेंटेन करती हैं। सेकेंड, टू प्रिवेंट रिकरेंट ऑफ वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। जो वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया है उसे प्रिवेंट करती है। जैसे कि हमने आगे देखा कि दो तरह के देखे थे हमने यहाँ, सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर, सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर। तो इसमें जो वेंट्रिकुलर वाला है उसको ये ट्रीट करने के लिए यूज़ में आती है, ये वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया के लिए, जिसे VFV बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। तो इसमें हमने देखा पहले नॉन कार्डियक एडवर्स इफेक्ट, फिर देखा कार्डियक एडवर्स इफेक्ट। नॉन कार्डियक मीन्स हार्ट के अलावा और किस किस ऑर्गन पे ये इफेक्ट करती है और उसकी वजह से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो पहला होता है डायरिया, दूसरा होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स लो प्लेटलेट लेवल। तो अगर अगर हम ज़्यादा अमाउंट में क्यूनिडीन देंगे तो उसके नॉन कार्डियक एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, डायरिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विच मीन्स लो प्लेटलेट इफेक्ट, लो प्लेटलेट लेवल। नेक्स्ट इज चिनकोनिज्म विच इज़ कोज बाय चिनकोना। जो चिनकोना ड्रग होती है, उस चिनकोना बाग होती है, उसकी वजह से जो इफेक्ट आते हैं विच इज़ कॉल्ड एज चिनकोनिज्म एंड स्किन रेशेस। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स। एंड ऑन कार्डियक यानी ऑन हार्ट पे ये क्या इफेक्ट करती है, मार्क्ड क्यूटी इंटरवल प्रोलंगेशन। जो हमारी हार्ट की बीट होती है उसमें जो क्यूटी इंटरवल आता है उसको ये प्रोलॉन्ग कर देती है, बढ़ा देती है। एंड टॉर्साइड्स डी पॉइंट्स, सो टॉर्साइडेट्स डी पॉइंट्स मीन्स ऑल्सो डिस्टर्बेंस इन वेंट्रिकुलर रिदम या वेंट्रिकुलर अरिथमिया भी हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो इससे होता है वो हाइपोटेंशन मीन्स जो ब्लड प्रेशर है उसे बहुत कम कर देगी। नेक्स्ट इज ट्रेकिकार्डिया मीन्स की जो हार्ट बीट है उसे बहुत फास्ट कर देगी। नेक्स्ट इज ड्रग इंटरेक्शन, कि कौन कौन सी ड्रग से अगर ये इसके साथ देंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। सो पहला है कि मेटाबोलाइज बाय साइटोक्रोम P450।
तो ये जो ड्रग है क्यूनिडीन, ये साइटोक्रोम P450 के प्रेजेंस में मेटाबोलाइज होती हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज डिगॉक्सिन लेवल। अगर डिगॉक्सिन के साथ आप इसे देंगे तो ये जो ड्रग होती है क्यूनिडीन, वो डिगॉक्सिन के लेवल को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट, कार्डियक डिप्रेशन विद बीटा ब्लॉकर्स। अगर आप क्यूनिडीन को बीटा ब्लॉकर्स के साथ देंगे तो कार्डियक डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा बीटा ब्लॉकर्स है वो भी सेम एक्शन करेगा, तो दोनों का एडिटिव इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हार्ट रिदम है वो कम हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे कार्डियक डिप्रेशन की कंडीशन। नेक्स्ट, ये इनिबिट कर देती हैं साइटोक्रोम P2D6 को। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड ड्रग D-आइसोपाइरिडामाइड। ये जो ड्रग है, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम सोडियम चैनल। एज यू कैन से इन दिस टेबल, पहली ड्रग क्या थी हमारी क्यूनिडीन, और दूसरी ड्रग क्या है हमारी D-आइसोपाइरिडामाइड। तो बेसिकली ये भी क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास से बिलोंग करती है, तो ये क्या करेंगी, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो D-आइसोपाइरिडामाइड जो है ये प्रोड्यूस करती है नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट इज ग्रेटर देन वीक इफेक्ट एक्सर्टेड बाय क्यूनिडीन। क्यूनिडीन के कंपैरेटिवली ये जो होती है वो नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। आइनोट्रोपिक इफेक्ट मीन्स जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसे इंक्रीज करना, अब उसको नेगेटिव मीन्स उसको डिक्रीज करना, मतलब ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को क्यूनिडीन भी कम कर रही थी, ये भी कम करेगी, बट ये क्यूनिडीन एंड प्रोकेनामाइड के कंपैरेटिवली ज़्यादा नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को कम करती है। एंड अनलाइक द लेटर ड्रग्स, और भी जो भी ड्रग्स हैं, मतलब क्यूनिडीन होगी, प्रोकेनामाइड होगी, या और भी कोई और ड्रग है, अदर लेटर ड्रग्स हैं, उनके कंपैरेटिवली ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देती हैं। D-आइसोपाइरिडामाइड कोजेस पेरिफेरल कॉन्स्ट्रक्शन, और ये क्या करती है, पेरिफेरल कॉन्स्ट्रक्शन भी कोज करती हैं। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा की जो कंडीशन है उसको ये प्रेसिपिटेट करती है। ग्लूकोमा इज अ कंडीशन जिसमें हाई प्रेशर की वजह से जो हमारी आईज होती है वो डैमेज हो जाती है और ब्लाइंडनेस तक की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट, इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन एंड मायोकार्डियल डिप्रेशन। ये इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन, मीन्स कि जो हमारी D-आइसोपाइरिडामाइड है वो कौन कौन सी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसका क्या इफेक्ट होएगा। तो बोथ मेटाबॉलिज्म ऑफ D-आइसोपाइरिडामाइड एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ इट्स मेटाबोलाइज आर इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइलटोइन। मतलब अगर फिनाइलटोइन के साथ आप इस ड्रग को देंगे तो इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होएगा और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं उनका एक्यूमुलेशन इंक्रीज होएगा, thus escalating the probability of anticholinergic properties, जिसकी वजह से जो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज ये शो कर रहा है, लाइक ड्राई माउथ विच इज़ एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। सो ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं, तो ये एंटीकोलिनर्जिक लाइक इफेक्ट शो कर रहा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एस्कुलेट हो जाएगी, मीन्स की और फास्ट हो जाएगी, यानी और ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट ये शो करने लग जाएगा। इसका जो यूज़ है वो है इन द वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, यानी कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उनमें अगर ट्रैकिकार्डिया है, यानी वो बहुत फास्ट फास्ट बीट कर रहे हैं, बहुत फास्ट फास्ट वो पंप कर रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, आर्ट्रियल फ्लटर एंड आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें आर्ट्रियल फ्लटर का मीन्स क्या होता है कि जो आपके आर्ट्रियाज होते हैं, जो ऊपर वाले अपने आर्ट्रियाज होते हैं वो बहुत फास्ट पंप कर रहे होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो उनके साथ कोरिलेट नहीं कर रहे होते हैं। तो आर्ट्रियल फ्लटर मीन्स फास्ट मूविंग, जो आपका आर्ट्रियाज है उनमें बहुत फास्ट पंपिंग हो रही है, और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो आर्ट्रिया है वो वेंट्रिकल के साथ एक रिदम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से
जो जिस रेट से ब्लड फ्लो होना चाहिए था, पंप होना चाहिए था, वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो एक रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये ड्रग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है प्रोकेनामाइड, दिस इज द थर्ड ड्रग एंड दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम सोडियम चैनल। एज यू कैन सी इन द टेबल, हमने क्यूनिडीन देखा यहाँ से, फिर डी आइसो पायरामाइड देखा, और अब हम जो तीसरी ड्रग देख रहे हैं वो है प्रोकेनामाइड। सो प्रोकेनामाइड क्या है, बेसिकली प्रोकेन की डेरिवेटिव है और इसका क्यूनिडीन लाइक एक्शन है। जैसे हमने क्यूनिडीन का देखा वैसे ये सेम एक्ट करेगी, क्योंकि सारी सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास से बिलोंग करती है, तो सोडियम चैनल को ही ब्लॉक करेगी बेसिकली। सो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है कि सोडियम, ये जो है प्रोकेनामाइड बाइंड्स टू ओपन एंड इनएक्टिवेट सोडियम चैनल को जाके बाइंड होगी ओपनली, उनको इनएक्टिवेट करेगी और प्रिवेंट करेगी सोडियम के इनफ्लक्स को, स्लोइंग द रैपिड अपस्ट्रोक ड्यूरिंग फेज 0। जो फेज 0 है उसमें रैपिड जो अपस्ट्रोक हो रहा है उसको स्लो करेगी। इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो सेम होंगे, जैसे हाइपोटेंशन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर सकता है, जो कि एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है। नेक्स्ट ड्रग इंटरैक्शन, तो ये जो है सिमेटिडिन के साथ अगर आप इसे देंगे तो ये इनहिबिट करेगी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोकेनामाइड को। सिमेटिडिन जो होती है वो प्रोकेनामाइड के एक्शन को, उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती हैं, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बॉडी में स्टोर होता चला जाएगा। इसके जो यूज़ हैं वो हैं प्री मैच्योर आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में, मतलब आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की जो प्री मैच्योर स्टेजेस होती हैं उनमें ही यूज़ होता है, और नेक्स्ट ये यूज़ होता है प्रॉक्सिमल आर्ट्रियल ट्रैकिकार्डिया के लिए। विच मीन्स ऑल्सो कि जो रिदम है वो डिस्टर्बेंस होती हैं और हार्ट बीट प्रॉपरली वर्क नहीं होती है, प्रॉपरली हार्ट बीट नहीं हो रही होती है। इट कंडीशन इज नॉन एज प्रॉक्सिमल आर्ट्रियल ट्रैकिकार्डिया। सो अभी तक हमने कौन सी क्लास देखी, अरिथमिया की, सोडियम चैनल ब्लॉकर की A1A क्लास हम देख चुके हैं, जिसमें हमने 3 ड्रग्स स्टडी किया है।